हमारे बीच पब्लिक मंच पर हैं द वन एंड ओनली बांसुरी स्वराज। क्या कहूं मैं आपको बांसुरी जी, रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। आई हैव गूज बम्स, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो आपकी माँ सुषमा स्वराज पॉलिटिक्स में थी और ऐसी बड़ी हस्ती थी कि हम लोग पार्लियामेंट जाया करते थे उन्हें सुनने, उन्हें देखने, और सोचते थे कि क्या मुकाम किसी महिला ने अपने लिए बनाया है। और आज आपके साथ हूं तो बस लग रहा है सुषमा जी फिर हमारे साथ हैं। तो इससे पहले कि सवालों का प्रहार शुरू हो, मुझे लगता है आपसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए कि आपकी और इस ऑडियंस की अपेक्षाओं पे खरी उतर सकूं। हमेशा हमेशा, क्योंकि आपकी माँ भी वकील थी, पॉलिटिशियन थी, और राजनेता के रूप में जिस तरह से उनकी स्पीचेस हुआ करती थी, शायद उन्हें मैच करना सबके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता था। आप भी वकील हैं, आप अब राजनीति में आ चुकी हैं, और मैं देख रही हूं जिस तरह से आप बोल रही हैं, कहीं ना कहीं सबको यही है दैट जीन्स तो वही हैं, अंश माँ का बेटी में है। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं हमेशा एक सच हमेशा उजागर करती हूँ। ईश्वर ने सुषमा स्वराज को बनाकर वो खांचा तोड़ दिया है। देयर कैन ओनली बी वन सुषमा स्वराज। खांचा जरूर हर इंसान की शख्सियत अपनी अपनी होती है, लेकिन बांसुरी जी पूछना चाहूंगी, कभी कभी जब माँ बाप बहुत फेमस हों, बहुत बड़े अचीवर्स हों, नाम दुनिया में इतना ज़्यादा उनका व्याख्यात हो, तो क्या बच्चों पर प्रेशर पड़ता है कि किस तरह से अपनी जगह खुद बनाएं, अंडर द सन जैसे कहा जाता है, और क्या कुछ शोल्डर्स पर बोझ महसूस होता है? जी नहीं, मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं। एक तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय स्कूल वासंत वैली। मैं वहां पर सेकंड क्लास से थी, तो तब थी। तो आपके जो बचपन के सखा है ना, वो आपका दिमाग बहुत जमीन पर रखते हैं, आपके टीचर्स। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरे माता पिता को भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने कभी भी ये महसूस ही नहीं होने दिया। और मुझे ये लगता है कि माँ हमेशा नेता का लिबास दहलीज पर छोड़ कर आती थी। घर के अंदर वो केवल एक बहुत अच्छी माँ थी, एक पुत्रवधू थी, एक नारी थी। और मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज द मदर, नॉट सुषमा स्वराज द लीडर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा सही है। हर औरत जब फील्ड में होती है तो एक अलग रूप में होती है, घर में होती है तो अलग रूप में होती है। लेकिन देखती तो होंगी आप, एक बच्ची की तरह माँ की जिंदगी, माँ किस दौर से गुजर रही है। शी वॉज द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एट द एज ऑफ 25. I wasn't born that time. You weren't born that time. I wasn't born that time. आपकी माँ 25 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन चुकी थी, तो लोग पूछेंगे कि बांसुरी स्वराज ने कुछ देर नहीं करती? जी, मुझे लगता है कि ईश्वर ने और नियति ने हर किसी के लिए एक अलग सफर तय कर रखा है। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी माता जी ने अपना बहुत ज्यादा समय और अपने आप को मुझ में निवेश करा है। आई एम द डिस्टिलेशन ऑफ हर वैल्यूज। मैं सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार जरूर हूं, लेकिन वो हमेशा चाहती थी दैट आई शुड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज। बहुत सही कहा आपने। हर माता पिता ये चाहते हैं कि एक वजूद बच्चे का अपना हो, सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, अपने अंदर की जो रोशनी है, जो ऊर्जा है, वो बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन बांसुरी जी पूछूंगी, एक दौर था राजनीति का, बहुत सारी महिलाएं नहीं होती थी राजनीति में,
सुषमा स्वराज जी ने एक मुकाम बनाया अपना, एक भारतीय नारी किस तरह से राजनीति में अपनी जगह, एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बहू, बेटी, पत्नी, मां होते हुए दिल्ली की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। वो चाहे 3 महीने के लिए, मुझे याद है वो दौर, प्याज की कीमतों की बात हुआ करती थी तब। मैंने कवर किया है वो वाला इलेक्शन 1998 का। उससे पहले वो संचार मंत्री थी, मैंने वो भी कवर किया है उनको। लेकिन उस वक्त बांसुरी स्वराज पर क्या माँ के किरदार का कितना असर होता था? कितनी करीब से आप राजनीति को देखती थी, परखती थी और समझती थी, और कभी माँ से कोई इस तरह की बातें होती थी? जी, मैं राजनीति से कोसों दूर थी। हाँ, प्याज की कीमतें ऊपर थी तो जरूर स्कूल के टिफिन में प्याज नहीं था उस वक्त, लेकिन पर बिना प्याज का खाना टेस्टी बहुत होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी, मैं राजनीति से कोसों दूर थी। और मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ने ये शायद जानबूझ के करा था। मेरा बचपन बहुत खुशहाल था, मेरा बचपन बहुत सहज था, मेरा बचपन बहुत सरल था। शायद यही मेरे व्यक्तित्व में आज भी परिलक्षित होता है। और जैसे मैंने कहा, मेरे साथ वो केवल एक माँ थी। ये जग जाहिर बात हो गई है अब कि माँ की अपॉइंटमेंट डायरी में शुक्रवार की शाम मेरे नाम थी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्रवार शाम की जो थी वो मेरे नाम थी, और उसमें पापा भी अलाउड नहीं थे। हाँ, हमारे जो जर्मन शेपर्ड थे रक्षक, वो जरूर गेट क्रैश करते थे, लेकिन वो शुक्रवार की शाम थी जो केवल हम 2 सखियों की शाम थी, जहां हम हर अच्छा बुरा रहस्य जग जाहिर बात सारी वो माता और बेटी की गप्पे होती थी। बहुत बढ़िया आपने कहा। और रक्षक मुझे भी याद है, डरती थी मैं बहुत उससे। बट ही वाज मैजेस्टिक। He was, if you are into German Shepherds. Oh, yes, he was majestic. But सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद का है। और आप समझ ही चुकी होंगी कि मैं सवाल क्या पूछने वाली हूँ। परिवारवाद का आप ऑपोजिशन लेकर उतरे हैं मैदान में, और सुषमा स्वराज की बेटी नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट टाइम एमपी बन रही हैं कैंडिडेट, और किसकी जगह बन रही हैं? मीनाक्षी लेखी की जगह, जो एक मंत्री हैं। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ क्या? जी नहीं, जी नहीं। इसका जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री संसद में दे चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से जनता के समक्ष मैं दोबारा रखना चाहूंगी। और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। देखिए, परिवारवाद तब होता है जब आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए आप भी जनप्रतिनिधि हो। ये जरूर, ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल का, मुझे भी उतना ही अधिकार है परिश्रम का, मुझे भी उतना ही अधिकार है पराक्रम का। हाँ, मैं पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये दायित्व दिया है। ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, एक मैं कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रही हूं। और इससे पहले भी जो मुझे दायित्व दिए गए, चाहे मैं लीगल सेल में को कन्वीनर ली गई, चाहे मैं प्रदेश में मंत्री की मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला, मुझे एक ग्रास रूट से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर कर जनता में जाकर और फिर निवेदन करने का मौका मिला है। परिवारवाद तब होता है जब आप मेहनत नहीं करते, लेकिन सीधा आकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं, या मैं कहूंगी कि पार्टी के सरगना बनने के दावेदार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सरनेम एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि उनका बेटा कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता जब तक कि वो पोस्टर पहले ना लगाए। वो कहते हैं कि मेरा जो भी है पर्सनल वेल्थ वो मेरे बच्चों का है, लेकिन मेरी
राजनीतिक धरोहर जो है वो मेरे कार्यकर्ताओं की है, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। देखिए, मेरी माँ का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है, आप भी उनको जानती थी। उनके राजनीतिक जीवन में ना मेरे पिता का हस्तक्षेप था, ना मेरा हस्तक्षेप है। आप जानती है 10 साल वो विदिशा से एमपी रही, मैंने विदिशा में कदम भी नहीं रखा। मेरा राजनीतिक अगर इस जीवन में आवाहन हुआ है तो वो इसलिए है क्योंकि मैं एक एबीवीपी की कार्यकर्ता थी। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने पार्टी की सेवा 10 वर्ष एक वकील के तौर पर करी है, परोक्ष रूप से। आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मेरा वकालत में ये 17वां साल है। 10 वर्ष से खुद का चेंबर चला रही हूं। मैं दिहाड़ी की मजदूर हूं, मैं कचहरी जाती हूं रोज और अपनी रोटी वैसे कमाती हूं। पार्टी ने मुझे पहली भूमिका लीगल सेल में को कन्वीनर के नाम पे दी, और बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये मुझे जो दायित्व मिला या मौका मिला, ये जब कृष्ण मां को चुरा कर ले गए उनके जाने के 4 साल बाद मिला। आप जब ये कहती हैं तो पता नहीं क्यों गला फरसा आता है, लेकिन मोदी जी ने मुझे लगता है सुषमा जी की मेमोरियल पर एक शब्द कहा था, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। उन्होंने तब सुषमा जी के बारे में और आपके बारे में क्या कहा था? सुषमा जी की जो ताकत थी उसकी कुछ झलक मैंने बांसुरी में अनुभव की। बांसुरी का जो धैर्य और मैच्योरिटी का मैंने दर्शन किया। सुषमा जी का एक लघु स्वरूप, मैं उस बेटी को बहुत आशीर्वाद देता हूं। आपका अंश मोदी जी को भी दिखा। आप कहती हैं कि आपका किरदार जो है राजनीति में वो सुषमा स्वराज जी की वजह से नहीं है। वजह से ना हो, पर हर किसी को अंश नजर तो आता है। मैं कहूंगी शायद उनकी वजह से नहीं है, लेकिन हाँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ जरूर है। और मैं आभारी हूं और धन्यवाद देती हूं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया है। मेरा सुदृढ़ हो गया है संकल्प कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 2019 में जब सुषमा जी चली गई, हमारे बीच नहीं रही, क्या ये तभी तय हो गया था कि आप राजनीति में आएंगी? कभी कोई चर्चा हुई किसी से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा राजनीति से वास्ता नहीं था दूर दूर तक। मैंने आपको कहा ना, मुझे पहला टेलीफोन कॉल जो आया वो माँ के चले जाने के 4 साल बाद आया। उससे पहले बिल्कुल भी कोई रोल ही नहीं था। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि पार्टी और संगठन की सेवा मैं कचहरी में कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं था, वो तो मैं 1 दशक से कर रही थी। लेकिन लोग कह रहे हैं, और खास करके आम आदमी पार्टी में आतिशी जी ने मुद्दा उठाया है कि संजय सिंह की बेल में आपने अपोज किया, आप ईडी की तरफ से थी, फिर बाद में कहा गया ये गलती से आपका नाम चला गया। तो वो कहते हैं कि ईडी और बीजेपी और ईडी में कोई फर्क नहीं है। इसमें 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष हैं, दोषारोपण तो करेंगे। दूसरी बात, देखिए, आम आदमी पार्टी की जो ये आतुरता है ना मीडिया में जाने की, बिना चीजें वेरीफाई करे, मैंने इतनी बार उनसे निवेदन करा है मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से दोबारा कर देती हूँ। माननीय मंत्री आतिशी जी, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी, जब भी मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे, केवल फोन कॉल कर ले, मैं सारे तथ्य स्वयं बता दूंगी, सारे के सारे ऑर्डर्स दे दूंगी। रही बात जो उस दिन हुआ, ये बात बिल्कुल सही है कि उस ऑर्डर में मेरा नाम गलती से गया है। खुद ईडी ने एप्लीकेशन डाली है और मेंशन करेगी, और जजेस ने उस ऑर्डर से मेरा नाम हटा दिया। जी, मैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे थी, लेकिन 2 मार्च को जब टिकट की घोषणा हुई तो 8 मार्च को मैंने रिजाइन कर दिया।
15 मार्च को वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया, तो वो मैटर मुझे अब मार्क हो ही नहीं सकता था। मैं इस केस में ईडी की वकील नहीं थी, उस दिन ऑर्डर में नाम गलत था। तो ये गलती, ये एसोसिएशन कहां से आया? वो मुद्दा ये भी उठाते हैं कि एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस है, और वो हाई प्रोफाइल केस है जब आप ललित मोदी की वकील थी, और ललित मोदी के ट्वीट्स भी हैं जिसमें उन्होंने आपका धन्यवाद, शुक्रिया किया है फॉर पासपोर्ट। वो कहते हैं देशद्रोहियों के साथ आप मिली हुई हैं, बड़ा आरोप है। पहले तो ये जरूर कहूंगी, आम आदमी पार्टी के इन बयानों से ये तो लगता है और साबित हो गया कि मैं वकील तो बहुत अच्छी हूं। देखिए, उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं सरासर निराधार हैं, गलत हैं। आपने पूछा है इसलिए आपको बता रही हूं। ललित मोदी का जो केस था वो मेरे सीनियर कर रहे थे, मैं 9वें नंबर की जूनियर थी, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। आप भी जानती हैं, आपके बेटे भी वकील हैं। अरे भाई, जूनियर एडवोकेट का जो स्टेटस है ना, वो इंटर्न से भी बदतर होता है। तो इसलिए, और रही जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बाकी 2 और आरोप लगाए, उसमें आप जैसे वो नीरव मोदी कहते हैं, मैं नीरव मोदी की वकील ही नहीं हूं। अनिल मसीह का नाम लेते हैं, मैं अनिल मसीह की वकील नहीं हूं। मैंने कहा ना, चेक ही नहीं करते। वो मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में मैं अभियुक्त की वकील नहीं हूं, वहां तो मैंने इंटरवीन करा है एक एनजीओ के लिए जो बंगाल की महिलाओं के लिए काम करती हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसा कांड मणिपुर में हुआ था वैसा ही एक नहीं बल्कि 2 हादसे टीएमसी के वर्कर्स ने करा महिला प्रत्याशियों के साथ। मैं तो उनके लिए इंटरवीन करी थी, लेकिन मैंने कहा ना कि झूठ का पुलंदा हमेशा जनता जनार्दन के सामने लाते हैं, मीडिया में आने पर आतुर रहते हैं, कभी जो है वेरीफाई नहीं करते। पर अगर इनकी रिसर्च टीम इतनी लेजी है, बस एक फोन कॉल कर ले, मैं दे दूंगी सारे तथ्य। फिर ललित मोदी ने आपको थैंक यू क्यों किया ट्वीट पर? ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। एब्सकॉन्डिंग है, कैसे पूछूं? ट्वीट के माध्यम से। बांसुरी जी, ईडी ने या कहें बीजेपी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी कहती है, आपको ये शोभा नहीं देता। आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। विपक्ष ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें करे, आपको ये शोभा नहीं देता। लेकिन केजरीवाल जब जेल में हो, जब मनीष सिसोदिया जेल में हो, संजय सिंह जेल में थे, अब बेल पर बाहर आ गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हो, और तमाम केस सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हों, और 25 में से 23 ऐसे लोग जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, या तो उनके केस बंद हो जाते हैं या कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीज में चले जाते हैं। तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम भी है कहना और पूछना कि ये कैसे हो रहा है। इस गाने की अगली लाइन है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। बेकार की बातें हैं, लेकिन इसमें 2 पहलू है। सबसे पहला, देखिए, ये निराधार आरोप है। मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि अगर कोई भी एनडीए में शामिल हुआ या भाजपा में शामिल हुआ, केसेस उनके खिलाफ जारी हैं। किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में अवरोध ना लगाया है, ना विराम लगाया है। दूसरी बात, आपने संजय सिंह जी की बात करी, आपने मनीष सिसोदिया जी की बात करी, आपने केजरीवाल जी की बात करी, और आपने सत्येंद्र जैन जी की बात करी। इन सब में, और मैं इसमें एक नाम हेमंत सोरेन जी का भी जोड़ देती हूं। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा था। आप भी जानते हैं कि पीएमएलए लॉ में यह अनिवार्य है कि अगर आपको बुलाया जाता है जांच में तो आपको जुड़ना अनिवार्य है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का निरादर करा है, और जब जब आप समन का निरादर करते हैं तो आप एक नया ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी। दोनों नेताओं ने, बहुत विनम्रता से कहूंगी, विवश कर दिया ईडी को कि वो उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। अब हम बात करते हैं सत्येंद्र जैन जी की, और हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की। मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट हुई है 7 बार, चाहे ट्रायल कोर्ट हो,
चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो इसमें कोर्ट का यह मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दिया गया है घोटाले में इन्वॉल्व्ड होने का, और इसीलिए जांच एजेंसियों ने जो तथ्य रखे उनको देख के कचहरी ने उनको बेल नहीं दी है। इसमें भाजपा की कोई भूमिका ही नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना चोरी, और पूरा का पूरा इनका जो भी तथ्य होते हैं कोर्ट में नहीं बोलेंगे, आकर मीडिया में जो है प्रोपेगेंडा करेंगे। आप हमारी रोजी रोटी के ऊपर क्यों लात मार रहे हैं? कतई नहीं। हम मीडिया में आकर लोग बोलेंगे। वैसे हम बॉयकॉटेड हैं कई विपक्षी पार्टी से। आम आप आदमी केवल बॉयकॉटेड ही नहीं है, आपके एक पत्रकार को तो अरेस्ट कर लिया गया था, और मुझे याद है आपके नेटवर्क की एक टीम को ये मानकर, आम आदमी पार्टी को ये लगा कि विधानसभा उनकी पर्सनल जागीर है, इनके नेटवर्क की एक पूरी टीम को अंदर नहीं घुसने दिया था विधानसभा में। बिल्कुल ये सही है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, हम अपना काम करते रहते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल अपना काम करिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे, ये जो लोकतंत्र के मसीहा बनते हैं, लोकतंत्र बचाओ के नाम पे भ्रष्टाचार बचाओ की जो रैली करते हैं, आर दे अलाउड टू मजल द मीडिया लाइक दिस? क्या इनको ये हक है मीडिया के मुंह पर इस तरह पट्टी बांधने का? बिल्कुल नहीं। एक वकील और एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इसका विरोध करती हूँ। क्या कहूं, आपकी दलीलों पे, आपकी बातों पे मुझे बार बार सुषमा जी याद आती हैं, और बहुत बहुत बार मैंने उन्हें भी इंटरव्यू किया है, उनके मिनिस्ट्रीज कवर की हैं। लेकिन पूछूंगी आपसे ये कि आपके बनाम यहाँ आम आदमी पार्टी के भी एक वकील खड़े हैं, सोमनाथ भारती। तो क्या बांसुरी स्वराज जायंट किलर होंगी सोमनाथ भारती को हराकर, या कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि बदले की राजनीति में बीजेपी बैकफुट पर होगी? मैं ये कहूंगी कि बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए। सोमनाथ भारती जी ने आपके बारे में क्या कहा है, चलिए मैं आपको वो भी सुना देती हूं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आजकल बहुत फैशन में है। जो हमारी बेटियां महिला रेस्लर्स जो थीं, जो महिला पहलवान थीं, जो देश के लिए मेडल्स लेके आई, उनकी इज्जत को तार तार करने वाला व्यक्ति बृजभूषण के खिलाफ जब महिला पहलवान बैठे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उनको न्याय पाने के लिए जंतर मंतर पर धरना करना पड़ा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उस बृजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस एक्शन न लेने का जो भाजपा का कार्य था, उसको डिफेंड किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी ने। मैं उनकी वकील नहीं थी। मैंने कहा ना, रिसर्च नहीं करते। अरे एक फोन कॉल कर दिया होता, मैं ही बता देती सोमनाथ भाई। तो सोमनाथ जी आप पर गलत आरोप लगा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप महिला कैंडिडेट हैं, महिलाओं के हक के लिए आप लड़ी नहीं, तो आप कैसी महिला कैंडिडेट हैं? मैंने कहा ना, आरोप ही गलत है। पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप अभी तक सोमनाथ जी मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही कर रहे हैं क्या? मैं तो जनता में उतर गई हूँ, मुझे तो 1 महीना 3 दिन हो गए हैं प्रचार में। तो चलिए इसी पे पूछ लेती हूँ, जब आप जनता के बीच जाती हैं तो लोग क्या कहते हैं? आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल पर, आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल पर और देखिएगा कि दिल्ली की जनता का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो फिर दिल्ली में 7 में से 6 उम्मीदवार बदल क्यों दिए गए? अगर सब मोदी जी में बिलीव करते हैं और सब इतना कुछ अच्छा ही काम कर रहे थे, तो आज 6 उम्मीदवार फील्ड में क्यों नहीं है?
क्योंकि हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में टिकट कटता नहीं है, मिलता है। और पद नहीं होते, दायित्व होते हैं। जब तक आपको एक दायित्व सौंपा जाता है, आप उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। यदि वो दायित्व किसी और को सौंप दिया जाता है, तो आप उनका मार्गदर्शन करते हैं कि वो उस कर्तव्य को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाए। लेकिन लोग तो सवाल करेंगे कि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हैं जहां कभी अडवाणी अटल जी खड़े होते थे। आप फर्स्ट टाइम एमपी बन रही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी कही जाती है, जहां आपके वोटर लिस्ट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी होंगे, ये इसलिए तो नहीं मिली क्योंकि आप सुषमा जी की बेटी हैं? कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल नहीं होती। चुनाव है, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक मतदाता देवतुल्य है। और आप जानती हैं इन स्टॉलवर्ड्स में और मुझ में एक समानता क्या है? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कार्यकर्ता सब होते हैं, लेकिन अगर आपको वोट मांगने जाना पड़े, वोट तो सबसे मांगने पड़ते हैं, तो सोनिया गांधी जी से कैसे वोट मांगेगी, क्या कहेंगी? मैं एक बार मांग चुकी हूं, लेकिन आपके माध्यम से दोबारा मांग लेती हूं। आपके माध्यम से मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों से मैं विनम्र निवेदन करती हूं, अपना प्रत्याशी धर्म निभाते हुए, कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में अवरोध ना आए, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित भारत हो, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक सशक्त भारत हो, तो मोदी जी की गारंटी जो सुशासन का आश्वासन है, आत्मगौरव का आश्वासन है, आत्मनिर्भरता का आश्वासन है, विकास का आश्वासन है, उस पर भरोसा कर 25 मई को कृपया कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक अवश्य बनाइए। राहुल जी तो कहते हैं कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बीजेपी की सरकार जानी तय है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात बनी ही यहाँ पे अपना वोट कांग्रेस पार्टी को ना देके इस बार आम आदमी पार्टी को देने वाले हैं। पब्लिक मंच है, इसीलिए चाहूंगी कि पब्लिक में अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो पब्लिक के सवालों का सिलसिला शुरू करें। और यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, खड़े हो जाएं, माइक इन्हें दिया जाए और सवाल, अपना नाम बताएं और सवाल जरूर पूछें। गुड इवनिंग बासुरी जी। नमस्कार बेटा। आपको बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, माई सेल्फ शुभ परसाई, आई एम फ्रॉम ड्यू। ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो लोकसभा है वो आपकी माता जी की लोकसभा की जस्ट बाजू वाली लोकसभा है, जो कि नमदापुरम विदिशा की साइड वाली लोकसभा है। तो आपकी माता जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस लोकसभा में भी रहा है। यू मेंशन दैट सुषमा स्वराज एक ही थी, एक ही रहेगी और उनके अलावा कोई वैसा हो नहीं सकता। माई क्वेश्चन टू यू इज, विल यू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ ग्रेट सुषमा स्वराज or will you be in your own shoes? My supplement to this question is your vision for students. दो बिल्कुल ही अलग सवाल हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। ओके, सबसे पहले देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेगेसी। ये लेगेसी जो है दूसरों के दिमाग में है। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड अचीव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज। आखिर कृष्ण ने मुझे यहाँ पर अपने लिए भेजा है ना, ईश्वर का अंश तो मैं भी हूं जैसे आप हैं, तो बिल्कुल आई हैव टू अचीव माय बेस्ट वर्जन एंड माय पोटेंशियल। रही बात व्हाट इज द विजन फॉर स्टूडेंट्स, सो आई नो दैट आजकल हर स्टूडेंट को स्टार्टअप का बड़ा चस्का है ना, आपको भी होगा, है ना स्टार्टअप बग? शक्ल देख के लग रहा। So something, I'm very inspired by the Honorable Prime Minister's vision of Startup India and Stand Up India, as well as Lakpati Didi. So something that we want to do in New Delhi is maybe a startup hub, a one-stop shop जहां पर आप आइए, आप केवल एक nascent idea लेकर आ जाइए और उसके बाद जिस भी प्रकार का ज्ञान आपको चाहिए उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए वो वहां पर स्टार्टअप हब में होगा। इट विल बी अ वेरी यूथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट एंड अ वेरी वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। मैं चाहती हूं कि युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम हो,
तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये एक स्टेप होगा। यानी कि आप भी मानती हैं कि रोजगार उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूं कि जितने मिले और जितने आयाम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाए, आप देखिए, स्टार्टअप की बात करते हैं, भारत वैश्विक पटल पे वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। ये और नहीं है तो क्या, ये रोजगार के ही आयाम है। ये जो पीएम सूर्य घर की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं, इसमें आप देखिए, एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज को आप टैकल कर सकते हैं, दूसरी तरफ आपको बिजली मुफ्त मिलेगी क्योंकि सोलर पैनल्स लग रहे हैं आपके घर में, और इसके अलावा जो एक्सेस बिजली है उसको बेच के आप महीने का 15,000 रुपया भी कमा रहे हैं। तो रोजगार लेकिन ऐसी चीज है, आपको और नए आयाम बनाते रहने पड़ते हैं। बहुत सही कहा आपने। कुछ लोग, क्योंकि हमने लाइव ट्विटर पर भी आपके लिए सवाल मंगवाए हैं, तो कुछ सवाल मेरे पास आए हैं। आयुष वर्मा नोएडा एक्सटेंशन से पूछ रहे हैं, बांसुरी जी, अगर आपको आपकी माता जी की तरह विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? मैं वकील हूं, मैं तथ्यों पे बात करती हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में बात नहीं करती। साफ बच गई आप ईडी की वकील रही हैं। क्या दिल्ली में सच में कोई शराब घोटाला हुआ है या ये महज एक राजनीतिक साजिश है? अगर हुआ है तो करोड़ों की बात करने वाली ईडी अभी तक मनी ट्रेल साबित क्यों नहीं कर पाई है? ये सवाल पूछ रहे हैं अंजनी कुमार राय गाजीपुर से। जी, अंजलि कुमार राय जी को मैं जरूर कहूंगी कि एक बार सारे के सारे ऑर्डर्स खोलकर देख लीजिए। हाई कोर्ट का ये मानना है और इस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, और हाल ही में दिसंबर में मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट होने के बाद क्यूरेटिव पिटिशन भी डिसमिस हुई है, और उसमें क्या लिखा गया है कि ईडी ने ये सबूत रख दिए हैं कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी ने लिए हैं, और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। तो संजय सिंह बाहर क्यों आ गए? और ईडी ने अपोज भी नहीं किया बेल को। ये आपको ईडी से पूछना पड़ेगा। पॉलिटिक्स है? नहीं, ये आपको ईडी से पूछना पड़ेगा। लेकिन आपको ये लगता है ना कि फिर ये जो बार बार कहा जाता है, इसका मतलब जो विपक्ष का आरोप है ये निराधार है। विपक्ष का आरोप ये कंप्लीटली निराधार है। चित भी मेरी पट भी मेरी। सवाल ही गलत यही करते हैं, मुझे इसीलिए वकीलों से डर गलत लगता होगा है। तो जवाब कैसे होगा? ये वकीलों की जो आदत है, और ऊपर से राजनेता, तो बाप रे बाप, हर चीज को आप यूं ही घुमा देंगी बांसुरी जी, किसी सवाल का आप जवाब नहीं देंगी। चलिए, जनता करेगी इसका फैसला। अब एक सवाल आया है, नाविका जी, मैं नई दिल्ली सीट की वोटर हूं, मैं आपके माध्यम से बांसुरी जी से पूछना चाहती हूं, आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बीजेपी को वोट देने की अपील की है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपकी इस अपील को मानेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रत्याशी धर्म मैंने निभाया है, ना देना या देना उनके अधिकार क्षेत्र में है। नेहा सिंह का यह सवाल था नई दिल्ली से। अतुल सिंह का सवाल गुड़गांव से है, विपक्ष के किस नेता में आपको आपकी मां के जैसे राजनीतिक गुण नजर आते हैं? बहुत विनम्रता से कहूंगी, माफ करिएगा, देयर कैन ओनली बी वन सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज अद्वितीय हैं। नव्या शर्मा का मथुरा से सवाल है और पूछ रही हैं, बांसुरी जी से पूछें कि कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। बांसुरी जी वकील हैं, कांग्रेस को उनके इस आरोप पर क्या कहेंगे? जी, मैं तो दिहाड़ी की मजदूर खुद हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये जो आरोप है, बहुत विनम्रता से कहूंगी, 12 लाख करोड़ रुपए का घपला करने वाले जब दरिद्रता दिखाते हैं तो हंसी आती है। अर्चना यादव लखनऊ से पूछ रही हैं, सुषमा जी की बेटी बांसुरी आएंगी तो परिवारवाद नहीं, राजनाथ जी के बेटे पंकज आएंगे तो परिवारवाद नहीं, पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले अखिलेश यादव परिवारवादी हैं, ये कैसा तर्क है? मैंने कहा ना, क्योंकि आते ही अखिलेश भाई नंबर 1 के दावेदार बन गए, आते ही मुख्यमंत्री का ही पद उनके लिए रिजर्व हो गया। बांसुरी जी, मेरा पब्लिक मंच का शो का एक सेगमेंट है कि कुछ याद आया, और इसमें मैं
सुषमा स्वराज जी की एक बहुत फेमस स्पीच आपको सुनवाना चाहती हूँ। 1996 की स्पीच है। मैं पार्लियामेंट की मीडिया गैलरी में थी, मुझे बहुत अच्छे से ये याद है। और उन्होंने संसद में ये स्पीच दी थी। क्या दिया था, क्या कहा था, सुनवाती हूँ आपको। हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। गूज़बम्प्स। आप उनकी स्पीचेस सुनती हैं? नहीं, क्यों? मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है उनकी स्पीचेस सुनना। क्यों याद आती है? उनकी क्षति, उनकी खलिश समय भी नहीं पूरी कर सकता। मैं जानती हूँ हम सबको अपनी माँ बहुत पसंद है, मेरी वाली कुछ खास थी। सचमुच खास थी। पूछना ये भी चाहूंगी कि कभी माँ से बात की थी कि मैं भी किसी दिन राजनीति में आना चाहती हूँ? कभी इस तरह जो आपकी फ्राइडे इवनिंग्स की सेशंस होती थी उसमें कोई ऐसी बात उन्होंने आपसे कही हो कि राजनीति में उन्हें किस दौर से गुजरना पड़ा? कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए? राजनीति को लेकर कभी बात नहीं हुई क्योंकि राजनीति कहीं होराइजन पे थी नहीं, वकालत थी। तो वकालत को लेके बहुत बातें होती थी और मैं ये जानती हूँ कि जनरल लाइफ को लेके कि किस तरह अप्रोच करना चाहिए जिंदगी को। मेरे व्यक्तित्व को एक शिल्पकार की तरह गढ़ा है उन्होंने। मतलब कृष्ण भक्ति मुझे विरासत में उनसे मिली है। ये जो मेरा अगाध विश्वास है भगवान पर, ये मुझे प्रभु का संबल उनसे विरासत में मिला है। इसलिए कोई भी बात राजनीति को लेकर नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, जो बातें हम दोनों माँ बेटी की हैं वो बतियां मैं आपको नहीं बताऊंगी। बिल्कुल, वो आपकी अपनी पर्सनल ट्रेजर्स हैं और उस ट्रेजर्स पर किसी का कोई भी हक नहीं है, ये मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू। और लेकिन जब उनकी याद आती है तो क्या करती क्या हैं आप? कोई उनकी ऐसी याद जो आप पकड़ कर रखती हैं, कोई उनकी ऐसी चीज जो आपको उनकी याद दिलाती हैं पकड़ कर? देखिए, याद तो उनकी हर क्षण आती है, लेकिन जिस दिन पता है कि ऐसे तीखे प्रहार होने वाले हैं और इतनी बड़ी शख्सियत का सामना करना है, हाँ उस दिन उनकी साड़ी पहनकर आती हूँ, उनका कड़ा और उनके इयररिंग्स पहनकर आती हूँ। तो ये आपने सुषमा जी की साड़ी पहनी है, महसूस कर रही हैं कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं? बिल्कुल, माँ के आंचल में बैठी हूँ। ब्रिलियंट। क्या कहूं, एक माँ मैं भी हूं और कई बार आपको देखकर जर्नलिस्ट होना भूल रही हूं, आपसे कड़े सवाल करना भूल रही हूं क्योंकि माँ और बेटी का क्या रिश्ता है वो महसूस कर रही हूं। चलिए, लेकिन पूछना चाहती हूं, वक्त का पहिया और 2013 मुझे याद है, थिक ऑफ पॉलिटिक्स, थिक ऑफ स्पेक्यूलेशंस, और एक समय था जब ये कहा जाता था कि आरएसएस पार्टी के सभी नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ इस तरह की खबरें आती थी कि सुषमा स्वराज का पूरा साथ नहीं है इस बात पर, और बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स भी आई कि आरएसएस ने एक प्रतिनिधि भेजा सुषमा जी से बात करने के लिए। तो सुषमा जी ने कहा,
अगर गुजरात के मुख्यमंत्री को आपने घोषित किया तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम सही ढंग से लोकसभा में निभा नहीं पाऊंगी, लोग टारगेट करेंगे। ये रिपोर्ट्स, न्यूज रिपोर्ट्स ऐसी कई हैं। उस दौर में क्या रहा होगा उनका ऑपोजिशन मोदी की? मुझे लगता है ये निराधार है, क्योंकि आप देखिए उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही सफलता से विदेश मंत्री का कार्यकाल पूरे 5 साल निभाया। और इतना मैं आपको सार्वजनिक मंच से कहूंगी, ये दूसरी बार कह रही हूं, मैंने मां के मेमोरियल पे भी कहा था कि जिस तरह एक परिवार के बड़े की तरह मां की बीमारी में नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों को साथ मिला, और मां के चले जाने के बाद जिस तरह पार्टी, संगठन और प्रधानमंत्री जी ने मेरे पिता और मेरा वो संबल बने, मैं आजीवन उनकी ऋणी हूं। मुझे लगता है ये सारी की सारी बातें जो हैं केवल रिपोर्ट्स और रूमर्स हैं। 2019 में रिपीट नहीं हुई थी कैबिनेट में? बिल्कुल भी नहीं। एवरीबडी इज अलाउड टू हैंग देयर बूट्स, एवरीवन इज अलाउड टू हैंग देयर बूट्स। देखिए, रीनल सर्जरी हुई थी, माँ को किडनी फेलियर हुआ था, उसके बाद भगवान की कृपा से सर्जरी अच्छे से हो गई, लेकिन हमें उनको इन्फेक्शन से बचा के रखना था। वो अपने आप को लोकसभा में या फिर मैं कहूंगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उस तरह अपने आप को नहीं झोंक सकती थी, क्योंकि जब आप लोकसभा लड़ते हैं तो आपको जनता जनार्दन के बीच में रहना है। इन्फेक्शन के डर से हम उनको थोड़ा सा परे रखना पड़ रहा था। तो अगर उन्होंने ये निर्णय लिया, और ये उन्होंने सार्वजनिक मंच से निर्णय लिया था जहां उन्होंने इंदौर में कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, अब एवरीवन इज अलाउड टू कॉल इट टुडे, एवरीवन इज अलाउड टू हैंग देयर बूट्स, and she did that with aplomb. Not only that, I think God had bestowed so much glory. कृष्ण ने इतना कर्म उनके हाथ से करवाया था कि जब वक्त आया तो ठीक है, हर किसी को you should allow people to hang their boots. Absolutely. सवाल कुछ और ऑडियंस से आ रहे हैं और कुछ हाथ खड़े हुए हैं, 4-5 हाथ मैं देख रही हूं। मैं महिलाओं की तरफ थोड़ी सी बायस्ड हूं, तो पहले महिला, फिर आप पे आती हूं। मेरा नाम नैन्सी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, जो लद्दाख में अभी जो चल रहा है, सोनम वांगचुक जो है वो 21 डेज से अपने हंगर स्ट्राइक पे है, आप उसकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, और बीजेपी सरकार का वहां से क्या कदम चल रहा है, हम वो जानना चाहते हैं आपसे। जो भी समस्या होगा, जो भी समस्या होगी उसका समाधान संवाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी संवेदनशीलता से ढूंढेगी। सवाल एक और। नमस्कार बांसुरी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था बट अब 2 हो गए हैं। क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नो मैम, मैं उत्सव कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। नमस्कार उत्सव जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डीक्रिमिनलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में बढ़ती जा रही है, तो अगर इस साल सत्ता में आती है बीजेपी, वो तो किस तरह से उसको खत्म करने को देखेगी कि पॉलिटिक्स से डीक्रिमिनलाइजेशन खत्म हो। और एक और प्रश्न है मैम, मैं पूछ देता हूँ। एक प्रश्न का जवाब, क्रिमिनल एलिमेंट्स इन पॉलिटिक्स, इसको कैसे खत्म किया जाएगा? क्योंकि मुझे कोई पार्टियों के बीच में कंसेंसस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पर बहुत संजीदगी से सोच भी रही है, और इसी हफ्ते हमारा संकल्प पत्र भी आने वाला है, हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है। उत्सव, आपसे निवेदन करूंगी, बस चंद दिन अगर आप इंतजार कर लेंगे तो उसमें पूरा का पूरा बखान हमने करा होगा कि हम क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। मैम दूसरा प्रश्न, मैम एक लास्ट प्लीज मैम। एग्जाम में जब जाते हो तो सप्लीमेंट्री हमेशा आंसर कर आते हो क्या? अच्छा मैम, एक क्वेश्चन बस। अच्छा, डिबेट से ये आपने एक बोला था बीच में, मैम आपने बोला था कि मैं दिहाड़ी की मजदूर हूँ। मैम, दिहाड़ी की मजदूर की जो सैलरी या फीस जो उनको मिलती है उसमें और एक लॉयर जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बेटा क्या पढ़ रहे हो? मैम फिलोसफी पढ़ रहे हो ना? कभी ग्राउंड रियलिटी पे आके देखना, लिटिगेशन में, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इसके बारे में कभी कुछ कर पाई तो जरूर करूंगी। कभी भी आके देखना, लिटिगेशन में कई बच्चे हैं जो मुफ्त में काम करते हैं।
लॉ का जो प्रोफेशन है, खास करके लिटिगेशन, जो कचहरी जाने वाले बच्चे हैं, उनकी काफी दुर्दशा है। ईश्वर ने अगर कभी सेवा का मौका दिया तो इसके लिए जरूर काम करूंगी। मैं आपको पता ही नहीं है, हमारे यहाँ पे 9 से 5 की तो शिफ्ट होती नहीं है। वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। और कई चेम्बर्स हैं जो बच्चों को स्टाइपेंड नहीं देते, कई चेम्बर्स ऐसे हैं जो मुफ्त में काम करवाते हैं। और ये भ्रम है कि वकीलों की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। ये एक चंद, मैं कहूंगी कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई, उनकी मैं कहूंगी रोजी रोटी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी फीस कमांड करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग हमारे प्रोफेशन में हैं, उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। माइक सामने दे दीजिए जी, सवाल पूछिए। नमस्ते बांसुरी जी, मैं भरत सिंह नाम है मेरा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज से हूँ। और मेरा आपसे सवाल है कि अभी आपने डेवलपमेंट के बारे में बात की, पर जो मैं यहाँ से बाहर गांव से आया हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, मैंने जो ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट देखा है कि पॉल्यूशन तो अभी भी वही है, वेस्ट मैनेजमेंट अभी भी नहीं है, सैनिटेशन अभी भी नहीं है। सुबह 6 बजे हम जाते हैं बाहर तो देखते हैं कि भाई सारे सीवर्स ऐसे ही लीक हो रखे हैं। तो ग्राउंड लेवल पे आप डेवलपमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा काम अभी बाकी है। और हमारा एक बहुत विशाल देश है, लेकिन हाँ, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और हम अंत्योदय की फिलॉसफी में विश्वास करने वाले हैं, आपके पीछे तो एक फिलॉसफर भी बैठे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि विकसित भारत का जो ख्वाब देखा गया है, जो विजन देखा गया है, उसमें इन सभी समस्याओं का निवारण अवश्य होगा। एंड नो पर्सन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे विपक्ष का हाल में ही रामलीला मैदान में भी मीटिंग हुई थी, और वो हमेशा एक आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि लोकतंत्र खतरे में है, उनकी आवाज को विपक्ष में दबाया जाता है, या चंडीगढ़ चुनाव या अन्य प्रकार के मुद्दों वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं। तो क्या ये आने वाले चुनाव में 2024 के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकाबला रहेगा, या पिछली बार की तरह ही वो चुनाव जीत जाएगी? बेटा, आपका नाम क्या है? सत्यम सिंह। इन सब आरोपों के बावजूद आप खड़े हो ना हमारे साथ, तो देखो कहाँ असर हो रहा है। और रही बात रामलीला मैदान की, तो बहुत विनम्रता से कहूंगी कि कोई भी शब्दकोश उठाकर देख लीजिएगा, रैली की परिभाषा देखिएगा, रैली शब्द भी शर्मसार हो रहा था। वो रैली नहीं थी, वो भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो था। आप सबने वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पे माननीय राहुल गांधी जी के उद्बोधन में सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि इंडी अलायंस को इन सब ये जो वो दोषारोपण कर रहे हैं, निराधार दोषारोपण कर रहे हैं, जनता जनार्दन का समर्थन नहीं है। एक सवाल ट्विटर पर आया है, संजय पोदार पटना से पूछ रहे हैं, बांसुरी जी ने कहा कि अगर आप हमें जीतकर भेजते हैं तो मैं 24 घंटे आपके बीच में रहूंगी। जनता से आपने ये चुनावी वादा किया है, इसके पहले भी नई दिल्ली सीट से बीजेपी की ही सांसद थी। आपके इस बयान का क्या मतलब है? सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं, आजमा के देख लीजिएगा, निराश नहीं करूंगी। एक सेगमेंट है मेरा रैपिड फायर का और रैपिड फायर में मैं आपसे वो कहते हैं ना कि शॉर्ट आंसर्स वाला। तो रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल, सुषमा स्वराज वर्सेस जयशंकर एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हुज योर चॉइस? नो चॉइस, बोथ. Sushma Swaraj for her will to serve the people, Jaishankar ji for continuing her legacy to continue to serve the people, and I am in awe of Jaishankar ji's intellect. मुझे लगता है वो व्यक्ति विद्वान हैं। और मैं आपको बता दूं, अपना चुनावी संग्राम शुरू करने से पहले जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आई हूं। रैपिड फायर में और सिंगल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल चॉइस लेना होता है, नहीं तो फेल हो जाते हैं। पर चॉइस ही गलत है। नहीं, सवाल कभी गलत नहीं होता। ठीक है, तो 2014 के कार्यकाल में सुषमा स्वराज, 2019 के कार्यकाल में जयशंकर जी। अगर अरविंद केजरीवाल जी को एडवाइस करना हो तो एक एडवाइस क्या देंगी? वकील बदलिए। बांसुरी स्वराज बनेंगी उनकी वकील?
उनको मैं पसंद कहाँ हूँ? सारा दिन तो विकास का कोई काम करते नहीं है, प्रेस में यही बताते रहते हैं कि मेरे मुवक्किल कौन है। और वो भी गलत। टॉप 3 women leaders in Indian politics, past or present, across party lines. Past or present? I would say Sushma Swaraj, and present में I would say Nirmala Sitharaman ji and Smriti Irani ji. दूसरी पार्टियों से कोई नहीं पसंद? सुषमा जी एक बार तो उन्होंने सारे हीरे हमने बटोर रखे हैं। कहते ना तेरे चेहरे से नजर ही नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा आपको चैलेंज देने वाली कौन सी विपक्षी पार्टी है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। Who is the main opposition leader आपके सामने? जी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो मेन ऑपोजिशन लीडर हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते और वो करते हैं? हम केवल सकारात्मक राजनीति करते हैं। इसलिए हम जब, अगर आप कैंपेन पे भी देखें, संजीदगी से बात करूं, कैंपेन पर भी देखिए, मैं अपने जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाती। हम केवल मोदी जी के सुशासन का जो पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है उसकी बात करते हैं, विकसित भारत के विजन की बात करते हैं। सवाल एक और है, हु इज बिगर, मोदी और बीजेपी? मोदी और भाजपा एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि पार्टी कमल के चिन्ह पर लड़ती है और मोदी कमल का फूल है। क्लीन बोल्ड कर देती हैं आप। और शब्दों को जिस तरह से आप कहीं लिटरेचर, पोइट्री इस फील्ड में तो नहीं है, क्योंकि शब्दों को बहुत अच्छे से बुनती हैं। आपको पता ही नहीं है मैं आपके समक्ष कितनी नर्वस हूं। फुल बेंच के आगे पैरवी करना ज्यादा आसान है। आप और नर्वस, अगर नर्वसनेस में ये हाल है तो बिना नर्वसनेस के कैसे होगा, कोई बता सकता है? अच्छा, बता दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि आपका नाम बांसुरी क्यों रखा गया? कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु पे मेरी माँ ने रखा है। कहती थी या तो अधरों पे रखते थे या फिर पीताम्बर में खोस लेते थे। और जब ब्रजभूमि छोड़कर गए तो श्री जी यानी राधिका रानी के हाथों में सौंप के गए। तो बांसुरी वॉज ऑलवेज वेल टेकन केयर ऑफ बाय गॉड। सुषमा जी ने आपको भक्ति या पाठ ऐसी कोई चीजें सिखाई हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है? नहीं, काफी चीजें सिखाई हैं। मैंने कहा ना, भक्ति मुझे विरासत में उनसे मिली है, लेकिन मैं आपको ये भी बताती हूँ कि वो मेरी सुख दुख की साथिन थी। शी वॉज माई को कॉन्स्पिरेटर। करती थी? या शी वॉज माई को कॉन्स्पिरेटर। कुछ बदमाशियां कभी की हैं ऐसी? एक बार सुबह सवेरे मुझे 5 बजे उठाया गया, मैं स्कूल में थी और छुट्टी का दिन था, और बोली चलो 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 चलो। तुरंत हम दोनों जो है गाड़ी में बैठे, उन्होंने आलू पूरी जो है टिफिन में बंधवा के रखे हुए थे, सीधा गाड़ी दौड़ी। हम लोग हरिद्वार गए और हमने वहां पर बिना किसी को बताए, केवल हम माँ बेटी थे, हम लोग गए, हमने गंगा जी के दर्शन करे, उसमें उनमें डुबकी लगाई, गंगा आरती करी, फिर दोनों बैठकर पेड़ के नीचे हम लोगों ने आलू पूरी खाई, वापस गाड़ी में बैठे और 6 घंटे में वापस दिल्ली। बहुत अच्छी यादें हैं आपकी। शिव तांडव उन्होंने आपको सिखाया? शिव तांडव स्तोत्र के उन्होंने पहले 16 पद मुझे कंठस्थ कराए थे जब मैं सिर्फ 5 बरस की थी, पर बस मैं शूज उतार रही हूं। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव।
जटाटवी गलत जलः प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनादवट डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवे शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फूर्तिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापदी क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। नमो पार्वती पतायः हर हर महादेव। Be blessed, Bansuri Swaraj. Thank you What so else can I say to you? Thank you very much. ना सिर्फ आपने हर सवाल का जवाब दिया, पर हम जैसे लोगों को भी बस कुछ यादों में उतार दिया। I'm very grateful. Ladies and gentlemen, presenting to you Bansuri Swaraj. All the very best to her, and thank you for joining me on Public Manch.